प्रबंध की प्रकृति के संबंध में हमेशा एक तरह का विवाद सा रहा है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है। कुछ प्रबंधक विशेषज्ञ इसे केवल विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे कला की श्रेणी में भी रखते हैं। यह विवाद बहुत पुराना है या भ्रमपूर्ण भी हम इसे कह सकते हैं कि भ्रम पैदा करता है। प्रबंध की प्रकृति के इस तथ्य को समझने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान या कला इसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। प्रबंध विज्ञान के रूप में आप सब जानते हैं कि विज्ञान का मुख्य रूप से जब हम अर्थ लेते हैं एक सामान्य सा, तो यही होता है कि उसमें क्रमबद्धता नजर आती है। एक तरह से विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है जो मनुष्य द्वारा अवलोकन या प्रयोगों के आधार पर किया जाता है और उसको प्रमाणित करना संभव होता है। कला और विज्ञान में मुख्य रूप से अंतर यह है कि कला के अंतर्गत यह जाना जाता है कि लागू कैसे किया जाए, मतलब हाउ टू, अर्थात पूर्व स्थापित सिद्धांतों को वास्तविक रूप देने की पद्धति क्या हो सकती है। जबकि विज्ञान को हम यह समझते हैं कि क्यों किया जा रहा है, व्हाई। यानी कि कला तो हो गया हाउ कि किस प्रकार से की जानी है चीज, और विज्ञान का मतलब हो गया व्हाई यानी कि क्यों किया जा रहा है, अर्थात सिद्धांतों को बनाने के पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं। विज्ञान को अगर हम परिभाषा के आधार पर समझने का प्रयास करें तो वही है कि विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है। सरल शब्दों में थोड़ा सा और कहें तो कि किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है और प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाना कला है। फिर से दोहरा देता हूं, किसी विषय की जानकारी प्राप्त कर लेना विज्ञान कहलाएगा और प्राप्त की गई जानकारी को प्रयोग में लाना कला कहलाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा इंजीनियरिंग की पढ़ाई विज्ञान कहलाएगी, जबकि वह पढ़ाई बाद में इंजीनियर के रूप में कार्य करेगा तो वो एक कला कहलाएगी। चलिए थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट जो है ना थोड़ा सा और समझते हैं। व्यवस्थित ज्ञान समूह, अगर हम इसको विज्ञान के रूप में देखते हैं किसको, प्रबंध को, तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। व्यवस्थित ज्ञान समूह विज्ञान के लिए क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है क्योंकि इसकी पहचान प्रबंध विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों और प्रयोग के बाद में स्थापित हुई है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। फिर दूसरा, तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण एवं प्रयोग। विज्ञान की इस विशेषता को प्रबंध पर लागू करने पर पता चलता है कि इसका विकास अनेक वर्षों तक तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण, प्रयोगों के बाद किया जाने के बाद हुआ। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रबंध शास्त्र की प्राप्ति सिद्धांतवादी एवं संबंधित लोगों के लगातार तथा उत्साहपूर्वक परिश्रम के बाद में हुई है। फिर एक और पॉइंट के साथ समझते हैं, सार्वभौमिक प्रयोग। वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं तथा इन्हें हर परिस्थिति में एवं हर समय लागू किया जा सकता है, अतः उनका सार्वभौमिक उपयोग संभव है। प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंधकीय ज्ञान अथवा प्रबंध के सिद्धांतों को सत्य पर आधारित माना जाता है और उन्हें भी सभी परिस्थितियों में हर समय लागू किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो आदेश की एकता का सिद्धांत, जिसका अभिप्राय क्या होता है कि हर अधीनस्थ कर्मचारी कौन से, जो किसी दूसरे अधिकारी के अंडर में कार्य करते हैं, को केवल एक ही आदेश, एक ही अध्यक्ष से एक ही आदेश मिलना चाहिए। सभी जगह समान रूप से लागू होता है ये सिद्धांत। कौन से वाला, जैसे कि हमने उदाहरण लिया आदेश की एकता का सिद्धांत। यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाले एक से अधिक अध्यक्ष होंगे तो वह सही ढंग से समझ नहीं पाएगा या कहें तो अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार अनेक और भी जो सिद्धांत हैं वो इसी प्रकार से समान रूप से सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कारण एवं परिणाम संबंध। वैज्ञानिक सिद्धांत विभिन्न तथ्यों के मध्य कारण एवं परिणाम का संबंध स्पष्ट करने वाले होते हैं। यही विशेषता जब प्रबंध पर लागू की जाती है तो पता चलता है, यह देखने में आता है कि प्रबंध के सिद्धांत भी कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो घटिया नियोजन एवं प्लांट व्यवस्था के कारण उत्पादन में कमी आ जाएगी। यहां नियोजन का घटियापन कारण है और उत्पादन में कमी परिणाम है। इसी प्रकार कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य का ठीक वितरण कारण है और कार्यकुशलता में वृद्धि इसका
परिणाम है। इस प्रकार विज्ञान की यह विशेषता भी प्रबंध में पाई जाती है। फिर एक और पॉइंट, परिणामों की वैध जांच। केवल ज्ञान या तथ्यों को एकत्रित कर लेना ही विज्ञान नहीं कहलाता। विज्ञान के लिए परिणामों की वैधता की जांच एवं पूर्वानुमान किया जाना आवश्यक है। मतलब जो रिजल्ट निकला है क्या वो ठीक निकला है या नहीं, ये भी विज्ञान के अंदर आता है। प्रबंध के सिद्धांतों की वैधता की जांच भी की जा सकती है और किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। तो प्रबंध के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की भांति ही व्यवहार की कसौटी पर परखे और सिद्ध किए जा सकते हैं। उदाहरण के साथ अगर हम इस पॉइंट को समझना चाहें तो आदेश की एकता नामक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाने पर पता चलता है कि वह अधीनस्थ जिसका केवल एक अध्यक्ष है अधिक कार्यकुशलता के साथ कार्य करने में संभव होगा। वहीं अगर एक से अधिक अध्यक्ष होंगे तो कारण और परिणाम के संबंध होने के कारण किसी सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों को पहले से ही बताया जा सकता है। जैसे कि एक से अधिक अध्यक्ष होंगे तो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन उसको कार्य करने के लिए मिलेंगे, तो वो अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ पॉइंटों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध में कला की भांति ही विज्ञान की भी सभी विशेषताएं विद्यमान है, किंतु इसे भौतिक एवं रसायन शास्त्र की श्रेणी का विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रबंध विज्ञान का संबंध मनुष्य से है और इसका व्यवहार लगातार परिवर्तित होता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो प्रबंध विज्ञान की विषय वस्तु मानव है, जो एक बुद्धिमान और संवेदनशील प्रणाली है जिसका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अतः उसके व्यवहार के संबंध में कोई स्थायी नियम भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के भांति नहीं बनाए जा सकते। यही कारण है कि प्रबंध विज्ञान भी सामाजिक विज्ञानों की भांति परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान को पूर्ण रूपेण विज्ञान तो नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे एक व्यवहारिक विज्ञान अथवा जो है हम कह सकते हैं कि अयथार्थ विज्ञान कहना जो है वो ज्यादा अधिक उचित रहेगा। तो